गुड इवनिंग एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर जो कि मॉडल पेपर है मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं और ये मॉडल पेपर हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के द्वारा डिजाइन किया गया है। आप सभी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम लोग मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग जो मीडियम सॉल्व करेंगे, जो मीडियम रखे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो इंग्लिश मीडियम है। हिंदी मीडियम के लिए मैं दोबारा से पेपर लेकर के आऊंगा, उसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पेपर को मैं सॉल्व करूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया हुआ है? The electric field intensity at a distance r and 2r from a long uniformly charged straight wire is E1 and E2 respectively. The ratio of E1 and E2 will be. ओके बच्चों, तो हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज्ड वायर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2k लैम्डा बाय r होता है। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर E1 अपॉन E2 जो कि हमसे पूछा गया है वो बराबर हो जाएगा R2 अपॉन R1 के, और R2 का मान है 2r और R1 का मान है r, तो r और r कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:1 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन नहीं हो सकता? अपने पास 3 रेजिस्टेंस हैं जिनके रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उनको कंबाइन करना है। तो अगर तीनों को सीरीज में रखोगे तो इक्विवेलेंट बनेगा 3r। ओके, अगर तीनों को पैरेलल में रखोगे तो इक्विवेलेंट बनेगा r/3। तो इसका मतलब ए और सी तो आंसर नहीं होगा। अब बची बात बी और डी में। अगर 2 को सीरीज में रखो इस तरह से और तीसरे के साथ उनको पैरेलल में रख दो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट चेक करो तो ये r है, ये r है और ये भी r है। तो ऊपर वाला जो दोनों है इन दोनों से मिलके बनेगा 2r, और इस 2r और इस r को हम लोग कहेंगे ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट होगा 2r इंटू r/3r। r से r कट जाएगा यानी 2r/3, यानी ये भी पॉसिबल है। तो क्या पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चलते हैं और लेते हैं तीसरा नंबर का सवाल। 3rd नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या रखा है? ए 10 ohm वायर is stretched so that its length becomes 3 times its original length. The new resistance of the wire will be. तो अपने पास एक वायर है जिसका मान लो लेंथ L है, रेजिस्टिविटी रो है और एरिया A है। तो उसका रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम। अब अपन क्या कर रहे हैं? वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि नया लेंथ जो है वो 3L हो जाए, यानी न्यू लेंथ हो जाए 3 टाइम्स ओरिजिनल के। तो एरिया नया क्या होगा? पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, ये क्या होगा? तो ए डैश कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम होगा ए इंटू एल और फाइनल वॉल्यूम होगा ए डैश इंटू एल डैश। तो यहां से देखो ए इंटू एल और ए डैश हमें कैलकुलेट करना है और एल डैश की जगह 3l लिखोगे तो एल से एल कट जाएगा। तो ए डैश का वैल्यू कितना आ गया? a/3। अब न्यू रेजिस्टेंस आर डैश क्या होगा? तो चूंकि मटेरियल तो नहीं बदले हैं तो रो ही रहेगा, रो इंटू एल डैश बाय ए डैश। अब देखो रो इंटू एल डैश के जगह 3l और ए डैश के जगह a/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 3 9 रो एल बाय ए, और रो एल बाय ए का मान कितना है? 10 ओम। तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अ 220 वोल्ट 1000 watt bulb is connected to a 110 volt power supply. The power consumed by the bulb will be. अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, हमें पावर कंज्यूम पूछा है। सबसे पहले इस वाले कंडीशन से आप रेजिस्टेंस निकालो बल्ब का, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/P। अब V कितना है? 220, तो 220 का स्क्वायर अपॉन में पावर कितना है? 1000 वाट। अब कनेक्ट किया हुआ है 110 वोल्ट पावर सप्लाई से,
तो अपने को पावर कंज्यूम्ड पूछा है, तो पावर का फॉर्मूला फिर से लिख दो, V²/R, है ना। तो यहां से 110 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन में R लिखोगे, R के जगह 220 का स्क्वायर, और 1000 कहां चला जाएगा, यहां पे। अब 110 का स्क्वायर 220 के स्क्वायर को 4 बार में काटेगा, 4 1000 को 250 बार में काटेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रखा है, इन LCR सीरीज AC सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट L, C एंड R इज 50 वोल्ट, द वोल्टेज अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज। अब LC कॉम्बिनेशन के अक्रॉस L और C का फेज डिफरेंस जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। तो एक होगा प्लस ऊपर की तरफ पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, when south pole of a magnet close to a coil is taken away from the coil, then the direction of induced current in the coil will be। तो साउथ पोल को, साउथ पोल जो है मैग्नेट का, उसको किसी कॉइल से दूर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट कॉइल में जो होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, तो ध्यान रखना साउथ पोल को जब दूर लेकर के जाओगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 7 नंबर में चलते हैं, अ मैग्नेट इज नियर अ क्लोज कंडक्टर, द करंट में बी प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर इफ। कह रखा है एक मैग्नेट जो है उसको कंडक्टर के नजदीक रखे हैं, कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा कब, है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ओनली मैग्नेट इज इन मोशन, ओनली कंडक्टर इज इन मोशन, बोथ मैग्नेट एंड कंडक्टर बी इन मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट। तो आंसर डी सही होगा, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहे हैं, इंडक्शन कॉइल प्रोवाइड्स, इंडक्शन कॉइल क्या प्रोवाइड करता है, तो वीक करंट और स्ट्रॉन्ग EMF प्रोवाइड करता है। 9 पे आते हैं, 9 में क्या दे रखा है, अ थिन लेंस इज नॉट विजिबल व्हेन लेंस इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस इज। कह रखा है एक थिन लेंस है वो विजिबल नहीं है जब उसको 1.6 के लिक्विड में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो लेंस जो मटेरियल है लेंस का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो आंसर है इनफाइनाइट होगा। चलिए 10वां नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस सीन विल बी। कह रखा है 2 मिरर है, प्लेन मिरर है, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री पे है, ठीक है। अब क्या रखा है, उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, तो स्मॉल n पहले निकालिए आप, उसको क्या करिए 360 बटा जो एंगल दे रखा है दोनों मिरर के बीच का, उससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितने बार में कटेगा, 6 बार में। 6 कट गया, अब 6 क्या आया, इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हो जाएगा n-1, यानी 6 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, कह रखा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज द क्रिटिकल एंगल द स्मॉलेस्ट। कह रहा है किस पेयर के लिए क्रिटिकल एंगल स्मॉलेस्ट होगा, तो आंसर होगा ग्लास एयर। अगला, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर इट्स वेवलेंथ, जब ग्लास से एयर में जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। नेक्स्ट है 13 नंबर, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म म्यू इक्वल्स टू 3/2, द डेविएशन ऑफ द लाइट रे इज। कह रखा है एक लाइट रे को नॉर्मली इंसिडेंट किया हुआ है किसी प्रिज्म के ऊपर, है ना, तो कह रखा है डेविएशन क्या होगा, तो ये देखिए ये प्रिज्म है अपना, ओके, और ये इसका नॉर्मल इंसिडेंस अपन लोग कराने वाले हैं, तो ये लीजिए अपन ने करा दिया नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के टाइम पे I0 होता है। अब ये लाइट रे यहाँ आया इस तरह से, और यहाँ पे ये दूसरा नॉर्मल है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 90 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, चूंकि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये वाला 60 डिग्री है, तो 60 और 90 150, तो ये वाला कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इधर ये लौटेगा कितने पे, यहाँ से 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे, तो यहाँ से जो
एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 और में से 60 को माइनस करोगे, एंगल ऑफ इमरजेंस यानी ये वाला एंगल आपको चाहिए, ये वाला एंगल आपको चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब डेल्टा का फॉर्मूला लगा दो, I प्लस ई माइनस ए, तो I है 0, E है 120 डिग्री और माइनस का एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, तो 120 में से 60 गया तो कितना हो जाएगा 60, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दे रखा है अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज अ मोमेंटम एसोसिएटेड विद इट, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट देन द मोमेंटम इज। तो ध्यान दीजिए कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है E बाय सी, और E को क्या लिखेंगे अपन, H इंटू फ्रीक्वेंसी और बटा में C, तो मोमेंटम हो गया H न्यू बाय सी यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या रखा है द वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ विल बी। तो भैया वर्क फंक्शन फाई इक्वल्स टू होता है एच सी अपॉन में लेमडा नॉट या लेमडा थ्रेशोल्ड बोल सकते हो इसको, और एच सी चूंकि आंसर नैनोमीटर में है तो एच सी को 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो अपॉन में लेमडा नॉट, ठीक है। अब देखो फाई का वैल्यू दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में क्या बेटा लेमडा नॉट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, 4 से 12 ये कितने बार में कटेगा 310 बार में, तो लेमडा नॉट का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 310 नैनोमीटर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 द एनर्जी ऑफ एन एटम or an ion in its ground state is minus 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज। अब देखो ग्राउंड स्टेट में किसी एटम या आयन का एनर्जी दे रखा है ना, तो कह रखा है ये कौन सा एटम या आयन है, तो ध्यान दो बेटा एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth स्टेट के लिए माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ग्राउंड स्टेट बोला है तो एन का मान 1 रखोगे, तो यहां पे लिखोगे माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बटा 1 स्क्वायर। अब माइनस से माइनस खत्म, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म, 13.6 से 54.4 कितने बार में 4 बार में, तो जेड स्क्वायर का मान आया 4, तो जेड बराबर हो जाएगा 2। अब जेड एटॉमिक नंबर को शो करता है, तो 2 एटॉमिक नंबर किसका होता है हीलियम का, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में न्यूक्लियर डेंसिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो आंसर रखना है 10 टू द पावर 17। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में क्या दे रखा है बच्चों, इन द न्यूक्लियर रिएक्शन द मिसिंग टर्म इज, मिसिंग टर्म यहां पे है, ओके यहाँ पे क्या होगा, तो यहां देखिए आप कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए नीचे में यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो नीचे 7 है, तो यहाँ तो 7 है ही, यहाँ 10 है, यहाँ 4 है 14, लेकिन यहाँ 13 है, इसका मतलब ऊपर में एक मिसिंग है, यानी मास नंबर 1 होना चाहिए। मास नंबर किसके पास होता है, न्यूट्रॉन के पास, ये देखिए 1 होता है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन मिसिंग है, खत्म। द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ट्रांजिस्टर इज, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो होने का क्या कारण है, होल एंड इलेक्ट्रॉन। अगला 20वां नंबर क्या रखा है, इन अ सेमी कंडक्टर डायोड पी साइड इज अर्थ एंड एन साइड इज अप्लाइड टू अ पोटेंशियल ऑफ -2 वोल्ट द डायोड सेल। अब पी साइड यानी पॉजिटिव साइड अर्थ है यानी 0 वोल्ट पे है, और नेगेटिव साइड -2 वोल्ट पे है, इसका मतलब आराम से करंट फ्लो होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द डायोड सेल कंडक्ट। ओके आगे आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 2 इनपुट्स ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, है ना, नैंड गेट के 2 इनपुट को एक साथ कनेक्ट किया गया, द गेट इज इक्विवेलेंट टू, तो ये गेट किसके बराबर होता है, तो 2 नैंड के इनपुट मिलने से नॉट गेट बनता है। आगे 22 नंबर द प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एन इंफॉर्मेशन ऑफ अ कैरियर वेव इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन।
ओके, सुपरपोजिशन कराना इंफॉर्मेशन का, है ना, किसी भी कैरियर वेव के लिए क्या कहलाता है? मॉड्यूलेशन। 23. Which of the following part of electromagnetic wave is used for satellite communication? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सा यूज किया जाता है? तो रेडियो वेव। ओके, ध्यान रखना। 24. The form of information signal used in radio and television transmissions are. तो रेडियो के लिए, रेडियो और टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए ध्यान रखना है कि क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल। क्या? एनालॉग सिग्नल। आगे 25. द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन सेंडिंग फैक्स एंड मेल ईमेल इज। तो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए जो फैक्स और ईमेल में यूज होता है, किस तरह का फॉर्म यूज होता है? तो यह होता है एनालॉग एंड डिजिटल बोथ, है ना, यानी ऑप्शन ए होगा। ध्यान रखना बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 26. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ चोक कॉइल इज बेस्ड ऑन। चोक कॉइल का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस है? सेल्फ इंडक्शन पे। 27. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ किसका होता है? गामा रे का। 28. क्या रखा है? अ स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल। तो फोकल लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। आगे 29. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज √3। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर द प्रिज्म इज। तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज कर देना बेटा, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 और बटा में साइन ए बटा 2। तो म्यू का मान दे रखा है √3 और यहाँ साइन एंगल ऑफ प्रिज्म इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम चाहिए अपने को, अपॉन नीचे में साइन 60 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा? साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1 बटा 2, तो यहां से ये हो जाएगा √3 साइन, है ना, 30 बराबर। तो साइन 30 के जगह हम लोग 1 बटा 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? √3 बटा 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बटा में 2, है ना। अब √3 बटा 2 को साइन 60 लिख सकते हैं, दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो यहाँ 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। ओके, अब यहाँ से 2 से 60 गुना में जाएगा, ये इधर गुना में जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120 में से 60 को माइनस करोगे तो डेल्टा मिनिमम का मान आ जाएगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 में क्या दे रखा है? द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? E/c। अब ध्यान रखिए, E का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इंटू मेगा के जगह 10 का पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लिखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और बटा में C के जगह लिखो 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो 19 10 का पावर -19 में से प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 ऐड करेंगे तो -13 और 8 ऊपर जाएगा तो -21 और 1.6/3 सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली C के बराबर, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -22 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप चेक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन C करेक्ट होगा। 31 नंबर क्या रखा है? क्या? इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन on a metal surface be doubled, then maximum kinetic energy of the emitted electron now will be। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको पता है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल्स टू h न्यू माइनस का phi, ये यूज करना है। अब आप यहां से क्या करोगे? के ई मैक्स को थोड़ी देर के लिए आप ई मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फाई का वैल्यू हो जाएगा, है ना। अब क्या कह रखा है? फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं, तो एच न्यू का मान हो जाएगा 5 प्लस ई के बराबर। यस और नो? अब सोचो, फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो अपन यही रहने देते हैं। तो वो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं?
ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है ना, ये E के बराबर है, तो E बराबर h न्यू माइनस का फाई। अब फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो h इंटू न्यू हो जाएगा 2 न्यू और माइनस का फाई ये हो जाएगा E डैश। अब यहां से h न्यू का मान निकालो तो h न्यू का मान कितना हो जाएगा E प्लस फाई। तो यहाँ पे 2 को बाहर करो, h न्यू की जगह लिखो E प्लस फाई और माइनस का फाई, ये हो जाएगा 2E प्लस का 2 फाई माइनस का फाई, यानी ये हो जाएगा 2E प्लस का फाई, यानी न्यू एनर्जी जो आया E डैश वो 2E प्लस का फाई है। अब फाई क्या है, वर्क फंक्शन जो कि एक एनर्जी है कि नहीं, और प्लस का 2E भी है, यानी डबल तो है ही, डबल से फाई ज्यादा है ना, डबल से कितना ज्यादा है न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी किसको बोल रहे हैं अपन, E डैश को। तो E डैश जो है वो 2E तो है ही, साथ में 2E प्लस फाई है, यानी फाई ज्यादा भी है, तो डबल तो है ही, उससे ज्यादा भी है, तो मोर देन डबल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ध्यान रखना। बी नंबर पे चलते, 32 नंबर पे चलते हैं। 32 में देखिए क्या दे रखा है, When a hydrogen atom is excited from its ground state to 4th orbit, the maximum number of spectral lines emitted will be। अब ग्राउंड स्टेट से 4th ऑर्बिट में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ भी तो आना चाहेगा, तो नंबर जो होता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। ध्यान रखो कितने ऑर्बिट पे गया है, चौथे ऑर्बिट पे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 12/2, 2 से कितने बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कितने स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट होंगी, टोटल 6। ठीक है बच्चों। 33 पे चलते हैं, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड if an electron in 3rd orbit of hydrogen atom jumps to 2nd orbit। अब ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन एटम की बारे में बात हो रही है, तो हाइड्रोजन एटम का ये n इक्वल्स टू 1 पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। पहले ऑर्बिट पे एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे पे अगर बात करें तो ये होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे पे बात करें तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां आ गया, 3rd ऑर्बिट से कहां आ गया, 2nd ऑर्बिट में, 3rd से 2nd ऑर्बिट में, तो कह रहा है कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो दोनों का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 1.89। ओके, इसको इसमें से घटा देना, दोनों को आपस में घटा देना, है ना, आपका 1.89 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। E3 माइनस E2 कर देना आप, E3 माइनस का E2 कर देना, आपको पता चल जाएगा कितना एनर्जी है, और मैंने दोनों का मान यहां रख दिया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है 34, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बी T, द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2nd ऑर्बिट विल बी। ओके, तो टाइम पीरियड जो nth ऑर्बिट पे होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के पावर क्यूब के, ये फॉर्मूला याद रखो, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। ठीक है, तो कितने ऑर्बिट पे जा रहा है वो, दूसरे ऑर्बिट पे जा रहा है, तो दूसरे पे जा रहा है तो 2 का पावर क्यूब यानी कितना हो जाएगा 8, तो ये 8t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला, और ये आज का आखिरी सवाल 35 नंबर का क्या रखा है, व्हाट अमाउंट ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ है 2 आवर्स विल डीके, है ना, कितना डीके हो जाएगा इन 10 आवर्स, 10 घंटे में कितना डीके हो जाएगा, और हाफ लाइफ है 2 आवर्स, तो शुरुआत में है 32 ग्राम, तो एक हाफ लाइफ यानी 2 घंटे में 32 से हो जाएगा 16 पे, फिर अगले 2 घंटे में 16 से 8 पे, फिर अगले 2 घंटे में, ध्यान दो, अगले 2 घंटे में 16 8 से हो जाएगा 4 पे, फिर अगले 2 घंटे में 4 से हो जाएगा 2 ग्राम पे, फिर अगले 2 घंटे में 1 ग्राम पे, यहाँ पे यानी 32 ग्राम था, बचा कितना 1 ग्राम, तो कह रहा है कितना डीके हुआ, तो 32 ग्राम में से 1 ग्राम माइनस करोगे तो कितना हुआ 31 ग्राम, 31 ग्राम यानी 31 ग्राम डीके हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर ये 1 ग्राम जो आया ये क्या आया, ये क्या आया, ये 1 ग्राम आया, कितना बचा हुआ है, आपसे पूछा है कितना डीके हुआ 10 घंटे में, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। गड़बड़ी करते हैं 99% स्टूडेंट गड़बड़ी करेंगे, जो पहले तो ये इतना सोच नहीं पाएंगे, अगर सोच लेंगे आप तो आप यहाँ आके गड़बड़ी कर देंगे, क्योंकि 1 ग्राम भी ऑप्शन में दिया हुआ है। आपसे पूछा है कितना डीके हो जाएगा, तो पहले तो 32 ग्राम था,
बचा 1 ग्राम, तो डीके कितना हुआ 31 ग्राम यानी 31 ग्राम। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो बच्चों मैंने आपके लिए जो एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग की तरफ से मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको मैंने आपको सॉल्व किया आपके लिए। आप जहां से भी वीडियोस देख रहे हैं आप ये जान के रखिए कि ये वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपके लिए और भी मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, बस जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको फोकस करिए और कभी भी मतलब दिन में अगर जब भी मौका मिले तो हमारे वीडियोज को देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में टकराएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। हम ऐसा जानते ही नहीं है बेटा, हम ये एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहे हैं। ओके बच्चों, तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, उनको भी फायदा पहुंचाएं, है कि नहीं। अगर आपको फायदा फ्री में मिल रहा है तो आप अपने दोस्त को भी फायदा फ्री में दें, है ना। ऐसा नहीं कि आप उनको नहीं बता रहे हो, आपके फ्रेंड हैं उन फ्रेंड सर्किल में भेजें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज को ताकि वो भी देखें और कॉन्सेप्ट सीखें और एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट टक्कर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ हम आज आप लोगों से दूर जा रहे हैं। कल मिलेंगे फिर इसी चैनल पे अगले मॉडल पेपर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।